अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सन नसीम जुल्फ़िकार और इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो एंटी टेस्ट हुआ है कल 3 दिसंबर को, इसके जो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ के आंसर कीज़, करेक्ट आंसर कीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट जिन्होंने कल टेस्ट दिया है केयू का तो वो अपने आंसर को करेक्ट कर सकें, देख सकें कि उन्होंने कितने आंसर्स करेक्ट लगाए हैं। और साथ में वो स्टूडेंट जो इवनिंग के टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इवनिंग के टेस्ट देंगे नेक्स्ट मंथ, तो उनको भी जो है वो आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मॉर्निंग में पूछे गए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेक्चर होने वाला है ये। मैंने तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस आपको पता है आते हैं, इसी तरह से 20 क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो इंग्लिश के होंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो जीके के होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, अ कंपाउंड कंटेन्स 87.6% नाइट्रोजन एंड 12.5% हाइड्रोजन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। परसेंटेज आपको बताया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का और कहने बताया इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। देखिए परसेंटेज है ना, सबसे पहले इसके मोल रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग परसेंटेज विथ एटॉमिक मास। तो इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 से और ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, दिस इज 6.25। ठीक है, और ये आ जाएगा 12.5। उसके बाद सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे कि लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो उसको 6.25 से डिवाइड किया जाएगा, इसे भी 6.25 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के नीचे हमारे पास 1 आएगा और हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास 2 आएगा। तो इसका हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। NH2 हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा इस कंपाउंड का। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। सेकंड है, ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्स हुज कंपाउंड्स आर कलर्ड। कलर्ड कंपाउंड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? तो आप जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड है, ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आइडेंटिफाई करना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दिस इज इंक्रीज इन चार्ज। अगर चार्ज कहीं पर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर चार्ज कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है? देखिए ये 0 से +1 जा रहा है सिल्वर, तो यहाँ पर ही फर्स्ट ही आपको ऑक्सीडेशन यहाँ पर दिख गई है। दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ कॉपर +2 से 0 आ रहा है तो रिडक्शन हो रही है। यहाँ हाइड्रोजन +1 से 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रही है। यहाँ क्लोरीन 0 से -1 पे आ रहा है तो दैट्स वाई यहाँ पर भी हमारे पास रिडक्शन हो रही है। सो ओनली जो है वो सिल्वर का सिल्वर प्लस साइंस में कन्वर्ट होना, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज द चार्ज इज इंक्रीज्ड। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, व्हेन 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म इज डैश। इसके लिए फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये हमारे पास बन जाता है SO3। बैलेंस कर लेंगे तो 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड जब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कितने मोल्स बनते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के? तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 2 मोल्स की फॉर्मेशन होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द क्रिस्टलाइन लैटिस ऑफ अ डायमंड इज डैश। तो डायमंड के बारे में आप जानते हैं, डायमंड हमारे पास जो होता है वो एक कोवेलेंट क्रिस्टल होता है। सिंस इट इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल तो इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कार्बन के एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, इस तरह से आप जानते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो यहाँ पर ज्वाइन होता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड हमारे पास होती है दिस इज एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन 6 है, सनशाइन विटामिन इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ डैश। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन अल्टरनेटिव नेम हमारे पास विटामिन डी का होता है। ठीक है, तो चूंकि ये सूरज की रोशनी से हासिल होता है। विटामिन सी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, इसमें राइबोफ्लाविन भी होता है, थायामाइन भी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ये। और विटामिन ए का नाम हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड रेटिनॉल। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर चेन्स ऑफ डैश। पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसकी होती है? तो ये चेन हमारे पास अमाइनो एसिड्स की होती है जो कंडेंसेशन पॉलीमर से जुड़कर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री से सवाल था ये। क्वेश्चन 8 है, द लेविस स्ट्रक्चर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड हैव 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। दिस शुड बी मॉलिक्यूल्स। तो किस मॉलिक्यूल्स में
दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं H2S का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये सल्फर हमने लिया, सल्फर के दो तरफ हाइड्रोजन होगा और यहाँ सल्फर में ही क्या होगा, हमारे पास के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसके लास्ट शेल में, तो ये हमारे पास 2 लोन पेयर इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, 2 पेयर्स। अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 1 लोन पेयर आता है, दिस इज 1 लोन पेयर। मीथेन की जब बात करें तो उसमें तो 0 लोन पेयर आते ही नहीं है, चूँकि कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर लेता है। HCN की बात करते हैं तो HCN में इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है HCN का, इसमें भी हमारे पास जो है वो 1 लोन पेयर आता है, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, चूँकि आपसे 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ कॉपर दैट कुड बी प्लेटेड आउट बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्वस CuCl2 फॉर 5 आवर्स एट अ कांस्टेंट करंट ऑफ 6 एम्पियर। नाउ दैट इज डिफिकल्ट MCQs हियर व्हिच हैज बीन आस्क्ड, तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, 6 एम्पियर्स चार्ज जब 5 आवर्स में जब हम इसको गुजारेंगे तो Q इज इक्वल टू IT के बराबर होता है ये, ठीक है। तो I हमारे पास है, दिस इज करंट है हमारे पास 6 एम्पियर और 5 आवर से टाइम को हमने रखना है किसमें बेटा, सेकंड्स में रखना है, तो 5 इंटू 3600, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 108,000, ठीक है, तो 108,000 यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इतना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमसे मास पूछा जा रहा है कितना मास है, तो देखो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम अब यहाँ पर एक लाइक केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हम लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमें पता लग रहा होगा कि कितना मेटल डिपॉजिट होगा, फिर उसमें हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखो Cu है, CuCl है ना, तो Cu+2 है हमारे पास है, Cu+2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जब कॉपर मेटल का जो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 63 होता है, 63 AMU, तो 63 को हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, अच्छा 96500 फैराडे होता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, एक कॉपर +2 आइंस, तो 96500 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी कि 19300 इतने कूलम चार्ज जो हमारे पास है वो 63 ग्राम जो है वो हमारे पास क्या करता है बेटा, डिपॉजिट करता है, ठीक है। और हमारे पास चार्ज कितना फ्लो कर रहा है असल में 108,000, तो ये कितना फ्लो करेगा, तो इसका सिंपल तरीका ये होगा कि 63 दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 19300 एंड शुड मल्टीप्लाई बाय 108,000, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर इसमें आ जाएगा, दिस विल बी 36 ग्राम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, सिंबल AS स्टैंड्स फॉर, AS जो सिंबल है ये हमारे पास किसको स्टैंड फॉर करता है, ये ग्रुप 5A का एलिमेंट हमारे पास है, इसको हम आर्सेनिक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, इन द रिएक्शन दिस द रिड्यूसिंग एजेंट इज डैश, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। देखो आयरन की जब हम बात करेंगे Fe+2 ना, तो Fe+2 से Fe+3 में मूव कर रहा है, इसका मतलब आयरन की यहाँ पर क्या हो रही है, खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, +2 से +3 पर जा रहा है, अब ये +2 से +3 पर जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है, दैट्स वाई ये जो Fe+2 आयन है जिसको हम लोग फेरस आयन कहते हैं, दिस इज एक्चुअली द रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ 2,2-डाइमिथाइल 4-इथाइल हेक्सेन, तो कितने कार्बन एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में 2,2-डाइमिथाइल 4-इथाइल हेक्सेन के। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना ले तो देखो हेक्सेन पहले बना लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिया, कहीं से भी नंबरिंग कर दी किसी भी साइड से, तो हमने नंबरिंग कर दी, 2,2-डाइमिथाइल मतलब 2 पर 2 मिथाइल लगा हुआ है और 4 पर हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटा, इथाइल लगा हुआ है। तो कार्बन गिनेंगे इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, तो 10 कार्बन इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे इस कंपाउंड में। 13 है, पीएच ऑफ वाटर, ये काफ़ी आसान MCQs है, वाटर का पीएच पीओएच दोनों हमारे पास कितना होता है, 7 होता है, दैट्स वाई वाटर हमारे पास क्या होता है, दैट इज न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट एन एटम पजेस द ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ दैट एटम व्हेन इन अ मॉलिक्यूल टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा।
दिस इज सिंपल डेफिनेशन। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स अ हैलोजन। इनमें से कौन सा एक हैलोजन या 7a ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हैलोजन की आप जानते हैं कि उसकी जो जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2NP5 होती है। तो NH2NP5 की सूरत में हमारा ये है 2s2 2p5। तो ये हमारा जो है वो एक हैलोजन है और असल में ये 9 इलेक्ट्रॉन से, तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर टर्शियरी अल्कोहल। इसमें से कौन सा टर्शियरी या 3 डिग्री अल्कोहल है। अब टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर कहीं पर अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट हो रही है तो उसको हम लोग टर्शियरी या 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अब ये जो ए ऑप्शन हमारे पास, इसमें अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल है 1 डिग्री है। इसमें यहाँ पर जब बात करें OH यहाँ पर लगे हुए तो अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल अटैच होगा तो ये 2 डिग्री है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन जो है हमारे पास इसके 3 तरफ रेडिकल अटैच है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करना चाहें तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, CH3, फिर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3 और ये OH। तो देखिए अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल है, तो सी ऑप्शन हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, चूंकि डी ऑप्शन हमारा 1 डिग्री है। रीजन क्या है, देखो ये OH है फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ फिर दूसरा कार्बन अटैच है, इसके 3 तरफ CH3। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन के तो एक ही तरफ रेडिकल अटैच है ना, दैट्स वाई ये हमारा ओनली 1 डिग्री है, ठीक है, प्राइमरी है। 17th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट इज द इन द एसिड बेस थ्योरी एसोसिएटेड। मतलब कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने एसिड बेस थ्योरी जो है वो दी थी। तो देखो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है गुलबर्ग एंड वेज, ये तो हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन उन्होंने दिया था, ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन हमारे पास है बोरोस्टेड एंड लोरी। 3 एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको पता है होते हैं, एक आर्नियस का होता है, एक लेविस का होता है, एक ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट होता है, जो कहता है कि एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेसिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर्स होते हैं और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो ये ब्रोस्टेड एंड लोरी ये 2 साइंटिस्ट से एसोसिएटेड है एसिड बेस थ्योरी। 3 थ्योरीज होती हैं टोटल इसमें। 18th है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 ब्यूटानोन इज डैश। 2 ब्यूटानोन हमारे पास क्या होगा, कीटोन होगा, टोटल 4 कार्बन होंगे, सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पर जब आप इसको देखते हैं तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर है, टोटल 4 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, दिस इज 2 ब्यूटानोन, ठीक है। ये हमारे पास जो है दिस इज 4 कार्बन है, COOH ग्रुप है, तो दिस इज एक्चुअली ब्यूटानोइक एसिड, दैट्स वाई हमारा जो है वो बी नहीं हो सकता। ये जो हमारा है अगला, दिस इज ब्यूटाइल एल्डिहाइड, या अगर हम उसको IUPAC में कहेंगे तो दिस इज ब्यूटानल, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी ये तो हमारे पास Cl अटैच हो गया, Cl तो नाम में आ ही नहीं रहा, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन 19 है, इसके ऑप्शंस नहीं आए मेरे पास, और क्वेश्चन 20 तो आया ही नहीं है, तो बस ये 19 क्वेश्चन तक मैं यहाँ पर कराऊंगा कि मोलरिटी 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की 250 ml ऑफ वाटर में कितनी होगी। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मास होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 1000 से, फिर डिवाइड करते हैं जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O का आएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट तो आ जाएगा, दिस विल बी 286 आ जाएगा। अब इसको हम वर्कआउट करेंगे, 250 को 1 से कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 286 हमें करना होगा, और जब 12 और 286 को डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा 0.04 मोलैरिटी। तो ये हमारे पास अगर ऑप्शन होगा तो ये आंसर में 0.04 मोलर आएगा। तो बेटा ये हमारे पास कंप्लीट हो गए केमिस्ट्री के पोर्शंस, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्व करा दिए। एक क्वेश्चन बस मुझे नहीं मिला, तो सॉरी फॉर दैट। अब हम आते हैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ। इंग्लिश पोर्शन में पहले आपके पास जो है वो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज होता है। तो पैसेज मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, 8 पैराग्राफ्स पर पैसेज है। वॉकिंग के ऊपर एक पैसेज है, उसको हम यहाँ पर पैसेज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये पैसेज मैं ओवरऑल नहीं पढ़ रहा, सामने आपके मैं स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए मैं पैसेज रीड आउट कर लूँगा। क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी एरोबिक एक्सरसाइजेज आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल। एरोबिक एक्सरसाइजेज के बारे में ना यहाँ पर मेंशन किया गया है पैराग्राफ 3 के अंदर। आप देखें कि वॉकिंग इज ऑफ बेनिफिट बिकॉज इट इज एन एरोबिक एक्सरसाइज लाइक रनिंग, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग एंड करंटली पॉपुलर एरोबिक डांसिंग। तो 4 तो यहाँ पर हो गए, और वॉकिंग को एक और बताया गया है कि एरोबिक एक्सरसाइज है। तो टोटल 5 एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 5। सेकंड है, विच ऑफ द बोल्ड इटैलिसाइज्ड वर्ड यूज्ड इन द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड एज एडजेक्टिव। देखो रिक्यूपरेटिव ये हमारे पास एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि आई वी आ गया तो दिस विल बी एडजेक्टिव। सैगिंग भी एडजेक्टिव हो सकता है, बिकॉज ये हमारे पास चूंकि सैगिंग का वर्ड यहाँ पर होगा,
दिस इज वैगलिंग लिखा हुआ है, दिस शुड बी सैगिंग असल में। तो सैगिंग मसल्स मतलब लटके हुए मसल्स, तो सैगिंग यहाँ पर वर्ब की वैसे आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो सैगिंग भी हमारे पास नहीं होगा, रिक्यूपरेटिव भी नहीं होगा। एडवोकेट्स और लीजरली, लीजरली वैसे एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर जो लीजरली इस्तेमाल किया गया ना, लीजरली स्ट्रॉलिंग, तो लीजरली यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एडवोकेट्स का जो वर्ड है यहाँ पर वो एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर हमने इस्तेमाल नहीं किया, दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इन चारों में से जैसे स्टॉल एंड ब्रिस्क वॉक आर सेम, ये पैसेज में बताया गया ये सेम है। स्ट्राइडिंग प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेनिंग वेट, ये भी सही बात है, मतलब चलने से क्या होता है, चलने फिरने से वेट गेन नहीं होता। सी एरोबिक एक्सरसाइजेज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स एंड स्किन, ऐसा भी है कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या करते हैं, आपके जो है मसल्स और स्किन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। डी ऑप्शन है वॉकिंग हैज अ शेटरिंग इफेक्ट ऑन हेल्थ, शेटरिंग मतलब तबाहकुन, ठीक है, तबाहकुन तबाह करने वाला, तो वॉकिंग का शेटरिंग इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ पर, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, चूंकि यहाँ पर इस पैसेज में वॉकिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन 4 है द प्रोनाउन इट यूज इन पैराग्राफ 3 रिफर्स टू, पैराग्राफ 3 पे जब हम जाते हैं, दिस इज पैराग्राफ 3, यहाँ पर इट जो यूज किया गया है ना, इन एडिशन बिकॉज इट स्ट्रेंथेंस हार्ट एंड लंग्स, तो यहाँ पर एरोबिक एक्सरसाइजेस की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो स्ट्रेंथन करते हैं, तो सी, तो एरोबिक एक्सरसाइज क्या करते हैं कि वो स्ट्रेंथन करते हैं आपके हार्ट्स को, आपके लंग्स को, आपके दिल को, आपके फेफड़ों को। क्वेश्चन 5 है विच पैराग्राफ फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वॉकिंग, तो जब आप यहाँ पर पैराग्राफ 6 जब आप देखेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है कि क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं आपके वॉकिंग पर ना, तो आपका पैराग्राफ 6 हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। 6 से द बोल्ड अंडरलाइन वर्ड कंडीशन इन पैराग्राफ 5 इज यूज्ड एज, पैराग्राफ में भी जाएंगे तो यहाँ पर कंडीशन का तो एक वर्ड हमारे पास वैसे तो एडजेक्टिव के मायने में मतलब नाउन के मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है क्या लिखा हुआ, दो सैगिंग मसल्स बर्न एक्सेस स्वेट एंड कंडीशन द हार्ट एंड लंग्स, हालत बेहतर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है ना वो एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे, तो यहाँ पर दैट्स वाई 6 ऑप्शन 6 में ए वर्ब हो जाएगा। 7th है डैश डज नॉट हेल्प टाइटन द मसल्स, तो देखो रेस वॉकिंग, स्ट्राइडिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज जब भी इंसान चलता है तो उसके मसल्स टाइट होते हैं, के ऊपर बात की गई है, रेस वॉकिंग हो, स्ट्राइडिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो। लेकिन लीजरली स्टॉल मतलब अगर आप मतलब चहलकदमी करेंगे, मटर गश्त करेंगे, मतलब आराम आराम से चलेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपके मसल्स टाइट नहीं होते, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलता। 8 है द बोल्ड अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेशन टू एंड्योर इन द सेकंड लास्ट पैराग्राफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय, एंड्योर का मतलब वैसे ही होता है बर्दाश्त करना, तो बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है दिस इज टू टॉलरेट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है द बोल्ड अंडरलाइन वर्ड प्रोनाउन इट्स इन द सेकंड लास्ट पैराग्राफ रिफर्स टू, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में इट्स लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस फॉर वॉकिंग इट्स लॉन्ग लास्टिंग अपील, तो इट्स यहाँ पर दैट्स सी बात है वॉकिंग के बदले में इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन ये, तो दैट्स वाई यहाँ पर वॉकिंग हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 10 है द मेन एम ऑफ द आर्टिकल इज टू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लोगों को ये कहा जा रहा है कि वॉकिंग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, तो वैसे 4 ऑप्शन इंकरेज द यंग जनरेशन टू स्टे फिट, तो ये नहीं बताया जा रहा है, इसके अंदर मेन एम नहीं है इसका। परसुएड द पीपल टू मेक वॉकिंग अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, ये है इसका मेन मकसद। सी इन्फॉर्म द रीडर्स ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस, तो यहाँ पर सारे एरोबिक एक्सरसाइज की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ वॉकिंग की बात की जा रही है, दैट्स वाई सी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ए कन्विंस पीपल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी नहीं किया जा रहा है इसके अंदर, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे पास ग्रामर और वोकैबुलरी से यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है द अर्थक्वेक विक्टिम्स इन अफगानिस्तान आर डैश डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो दो अर्थक्वेक विक्टिम्स अफगानिस्तान के वो अभी वो जो है वो उनको नहीं मिले हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर स्टिल हो जाएगा। स्टिल का मतलब अब तक या अब भी, कि अब भी जो है वो उनको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिली है। क्वेश्चन 2 है द स्टूडेंट्स डैश टोल्ड द टू हैंडल द apparatus with care while performing the experiments in laboratory, have been told, have had told, had to told, must have told, तो the students must have been told मतलब यहाँ पर क्या है ना कि लाजमी उनसे कहा जा रहा है कि वो apparatus को जो है वो केयरफुली हैंडल करें एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, तो मस्ट हैव आ जाएगा, तो मस्ट हैव टोल्ड टू हैंडल द apparatus with care, तो ये ऑब्लिगेशन यहाँ पर एक आएगी। क्वेश्चन 3 द प्रीफिक्स प्रो इन प्रो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स,
प्रो के एक तो मतलब प्रो के तो मायने एक तो वो भी होते हैं लाइक के मतलब के बहुत बिफोर के मायने में ले सकते हैं, जैसे कि प्रोनाउन में लेते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो प्रो का मतलब यहाँ पर इन फेवर ऑफ, किसी के हक में होना, इन फेवर ऑफ। जैसे हम कहते हैं ना कि दिस पॉलिटिशियन इज प्रो अमेरिका, तो प्रो अमेरिका मतलब कि वो अमेरिका के हक में है, तो प्रो अमेरिका, प्रो इसराइल, इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप किसी के फेवर में तो आपके साथ प्रो यूज़ किया जाता है। तो प्रो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो शख्स जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के फेवर में हो, तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ, विच सेंटेंस इन द गिवन ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनरियल कंडीशनल। अनरियल कंडीशनल की एग्जांपल कौन सी होगी इसमें? अनरियल कंडीशनल जैसे कि आप जानते हैं सेकंड कंडीशनल हमारा कहलाता है अनरियल कंडीशनल, जिसमें हम लोग पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इफ के साथ जो क्लॉज आता है वो पास्ट सिंपल टेंस का होता है, और उसके साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो ए है इफ इट रेन्स आई विल गो आउट फॉर लंच विथ माई फ्रेंड्स, ये तो फर्स्ट कंडीशनल है, तो ये नहीं हो सकता। सी है इफ वी मिक्स शुगर इन वाटर इट डिजॉल्व्ड, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो हमारा जीरोथ कंडीशनल है, तो जो रियल सिचुएशंस में बात करते हैं। डी अनलेस वन वर्क्स हार्ड वन इज लाइकली टू सक्सीड, तो ये भी हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। तो ऑप्शन हमारा बी आ गया ना, इफ यू वोक अप अर्ली, वोक अप वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ही वुड नॉट बी लेट, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये हमारा जो है वो सेकंड कंडीशनल है, जिसको हम अनरियल कंडीशनल कहते हैं, जो इमेजिनरी सिचुएशन की बात करता है। जैसे इफ यू वोक अप अर्ली ही वुड नॉट बी लेट फॉर द क्लासेस, अगर वो जल्दी उठता तो फिर वो लेट नहीं होता अपनी क्लासेस के लिए। तो अनरियल है, इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। क्वेश्चन 5, द सेंटेंस आई विश वी कुड मीट अगेन इम्प्लाइज, ये जो सेंटेंस है कि आई विश वी कुड मीट अगेन, मेरी ख्वाहिश है कि हम दोबारा मिल सकते, तो ये क्या है? प्लान, मंसूबा है, प्रिडिक्शन, पेशन गो, ही रिग्रेट, कोई अफसोस है, डिजायर, ख्वाहिश है। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक डिजायर या ख्वाहिश की बात की जा रही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डिजायर के मतलब होते हैं आपकी ख्वाहिशात। 6 से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन टैग, डिडंट ही, मतलब ये जो टैग क्वेश्चन है आपको पता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हमारे पास एक टाइप होती है जिसको टैग क्वेश्चंस कहते हैं। तो डिडंट ही से पहले क्या आना चाहिए, मींस के जो स्टेटमेंट कह रहे हैं स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? ही डिडंट लुक अपसेट, डिडंट ही, देखो कभी भी जब भी स्टेटमेंट आती है स्टेटमेंट हमेशा अफर्मेटिव में आती है, तो ए तो हो नहीं सकता। ही वॉज अपसेट, अगर ही वॉज अपसेट होता तो यहाँ पर होता वॉजंट ही, क्या वो नहीं है, लेकिन यहाँ तो जो है वो टैग जो दिया गया डिडंट ही का दिया गया, तो बी नहीं हो सकता। सी है ही लुक्स अपसेट, तो यहाँ पर होना चाहिए डज ही, क्या वो लगता है, तो ये होना चाहिए तो सी भी नहीं हो सकता। ही लुक्ड अपसेट, अब यहाँ पर हो सकता था डिडंट ही, क्या वो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसका अपोजिट, इसका जो नेगेटिव है वो ये बनेगा डिडंट ही, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th, चेक द एक्सपायरी डेट बिफोर कंज्यूमिंग एनी प्रोसेस्ड फूड आइटम, माय फ्रेंड हैड फूड पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ डैश बटर लास्ट वीक, मतलब एक्सपायरी डेट आप चेक कर लें इससे पहले कि जब आप कोई कंज्यूम करें कोई प्रोसेस फूड आइटम। मेरे दोस्त को फूड पॉइजनिंग हो गई जब उसने डैश बटर को पिछले हफ्ते इस्तेमाल किया। अच्छा देखो डैश बटर, अच्छा यहाँ पर जो है ना सौर इस्तेमाल किया गया, सौर मतलब होता है खट्टा, तो बटर तो खट्टा नहीं होता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। रॉटन, रॉटन होता है सड़ा हुआ, अब रॉटन हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर फ्रूट्स वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो रॉटन नहीं हो सकता। स्टील का मतलब होता है बासी, स्टील का वर्ड अक्सर हम लोग क्या करते हैं ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फफूंदी वगैरह लग गई हो, तो यहाँ होता है रैंसिड, तो बटर के साथ हम एक बड़ा मशहूर वर्ड इस्तेमाल करते हैं रैंसिड। रैंसिडिफिकेशन एक प्रोसेस है जो बटर के साथ होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बटर का जो कह सकते हैं कि जो उसका जो फैटी एसिड होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर एक एफेंसिव ऑर्डर देता है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है फिर इंजीनियरिंग फिर मेडिकल के शायद वो जानते होंगे। तो ये रैंसिडिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो रैंसिड आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बटर के साथ रैंसिड यूज करते हैं एज अ वर्ब। इसका मतलब सिंपल ये होता है मक्खन का खराब होना, मक्खन को खराब हवा में छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। 8, replace the underlined expression with an appropriate modal verb. You are strongly advised to complete the task and submit the report by tomorrow morning. तो you are strongly advised, आपको बहुत सख्ती से नसीहत की जा रही है, तो इस you are strongly advised इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? तो उसकी जगह पे देखो have to, should और ought to। should मतलब और ought to का मतलब तो सेम होता है, मतलब चाहिए। यहाँ पर तो लाजमी चाहिए ना, लाजमी कहा गया, तो यहाँ पर जो मोडाइल वर्ब हमारे पास इस्तेमाल होगा तो वो मस्ट होगा, मस्ट, तो यू मस्ट कंप्लीट द टास्क, तो यू आर स्ट्रांगली एडवाइज टू की जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम लोग जस्ट मस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, द सफिक्स मेंट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, मेंट तो बड़ा एक मशहूर सफिक्स है, सफिक्स मतलब लाहका जो एंड में लगता है, जो इसको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन्स की फॉर्मेशन करने के लिए। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट है, स्टेटमेंट है, पनिशमेंट है, ठीक है, पेमेंट है, ये सारे हमारे पास जो है वो नाउन्स होते हैं, क्योंकि मेंट एक सफिक्स है।
क्वेश्चन 10 है द प्रीफिक्स सूडो मीन्स, सूडो का बड़ा मशहूर वर्ड है सूडो, हम लोग फॉल्स या फेक को कहते हैं, मतलब झूठा। जैसे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिंक को हम लोग कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस तरह से एक वर्ड आपने पढ़ा होगा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम कहते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया मतलब दैट आर द फेक लेग्स ऑफ अमेबा और एनी अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो फेक हो जाएगा, बड़ा आसान एमसीक्यूज था ये। तो इंग्लिश के पोर्शन हो गए बेटा। अब 20 एमसीक्यूज हमारे पास होते हैं किसके, जनरल नॉलेज के, जीके के। तो वो मैं इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए कल, तो ऑप्शंस नहीं दिए थे, आज मैं ऑप्शंस के साथ उसको अपलोड कर देता हूँ। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, रह गया था, वो भी इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इसका तो है इसका तो हमारे पास हो जाएगा जस्टिस काजी फाइज ईसा। सेकंड है नेम द कंट्री दैट वॉन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। तो स्पेन ने जीता है वुमेन का, और मेंस वर्ल्ड कप जो जीता है वो अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है, इसको याद रखना है इवनिंग के लिए। थर्ड है विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन किसने भेजा है, तो नाम से ही पता है कि ये इसरो ने भेजा है। इसरो असल में इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसको हम कहते हैं इंडियन स्पेस, R फॉर होता है दिस इज रिसर्च, और O फॉर हमारे पास होता है दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। नासा जो है वो तो यूएस की है ना, तो दिस इज नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी, ठीक है। और ESA जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये यूरोप की है, तो इसको हम कहते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और CNS आई डोंट रिमेंबर कि CNS किसकी है, बट इसरो ने जो है वो चंद्रयान 3 भेजा है। और पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है दिस इज एक्चुअली सुपारको, ठीक है। क्वेश्चन 4 है द करंट CEO ऑफ ओपन AI चैट जीपीटी। ओपन AI कंपनी है जिसने चैट जीपीटी मैन्युफैक्चर किया है, इसके कौन है CEO, उसके करंट CEO है सैम एल्टमैन। एलोन मस्क इसके CEO है, एलन मस्क का पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे टेस्ला मोटर्स के CEO है। ओपन AI भी इनका था, लेकिन ओपन AI उन्होंने बाद में बेच दिया, ठीक है। तो अब ओपन AI के CEO ये नहीं है एलोन मस्क। तो टेस्ला हो गया, या फिर हम कह सकते हैं स्पेस एक्स हो गया, इसके CEO हमारे पास एलोन मस्क है। इसी तरह से विल कैथर्ड का नहीं जानता मैं, बस सुंदर पिचाई का पता है कि ही इज द CEO ऑफ गूगल, ठीक है। फिफ्थ है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ICC। ICC के करंट चेयरमैन कौन है, तो ICC के करंट चेयरमैन इस वक्त है ग्रेग बार्कले। तो जे शाह जो है वो BCCI जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंडिया है, तो वो जे शाह उसके जो है वो चेयरमैन है। वैसे BCCI इज इक्वल टू ICC, मतलब जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है, बट अगर हम यहाँ पर कहें तो ICC यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेग बार्कले, ठीक है। सौरव गांगुली तो शायद इंडिया के कुछ होंगे, ठीक है, लेकिन ये चेयरमैन नहीं है, ठीक है। तो ही वॉज अ प्लेयर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है आज़ाद कश्मीर इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर। और तो आज़ाद कश्मीर डे या कश्मीर सॉलिडरिटी डे भी जिसको हम कहते हैं, कश्मीर सॉलिडरिटी डे जो हमें कश्मीर, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर केयर टेकर ऑफ सिंध। अभी जो कायम मकाम चीफ मिनिस्टर इस वक्त कौन है, वजीर आला कौन है, चीफ मिनिस्टर वजीर आला वो कहते हैं। तो सिंध के वजीर आला इस वक्त जो है, पहले तो सैयद मुराद अली शाह थे, अब लेकिन जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी रहे, जब तक इलेक्शन हो जाते हैं तब तक यही रहेंगे। क्वेश्चन 8 है करंट हिजरी ईयर इज। अभी हिजरी ईयर जो चल रहा है वो 1445 हिजरी है, 1445 AH है। AH का मतलब होता है दिस इज आफ्टर हिजरत या आफ्टर हिजरी। क्वेश्चन 9 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल W इज यूज टू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल W जब हम यूज करते हैं तो क्यों यूज किया जाता है, तो ये कह रहे हैं कि टू क्लोज द करंट विंडो को क्लोज करने के लिए। आई डोंट नो, शायद मैं चेक कर लेता हूँ उसको कि इधर ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया है, अब मैंने कंट्रोल W प्रेस किया है, यस ठीक है, वो जो करंट विंडो था वो क्लोज हो गया, राइट। तो मुझे भी यहाँ पे सीखने का मौका मिला कंट्रोल W से क्या होता है, तो क्लोज द करंट विंडो जो है वो क्लोज हो जाता है पूरे। और कंप्लीट अगर आपको बंद करना है तो वो तो आप जानते हैं, बहुत मशहूर बच्चे जानते हैं, अल्टर F4। क्वेश्चन 10 है विच वन इज नॉट अ निक नेम ऑफ अ वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। इनमें से कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन नहीं है, तो एक हनी कॉम है, कप केक, जिंजर ब्रेड तो काफ़ी पुराना है। ये सारे हमारे पास एंड्रॉइड के वर्जन है। जो मफिन है ना वो एंड्रॉइड का वर्जन, या फिर हम इसको फ्लेवर भी कहते हैं, तो ये एक फ्लेवर नहीं है एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड आप जानते हैं दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स। क्वेश्चन 11 है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन को कलर कौन देता है, जो ह्यूमन स्किन पे हमारा कलर आता है तो वो किसकी वजह से आता है, तो वो मेलानिन की वजह से आता है। कुछ लोगों को मेलानिन नहीं प्रोड्यूस होता तो वाइट स्किन उनकी हो जाती है, जो एक तरह की बीमारी जिसको हम लोग बर्स कहते हैं,
तो वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पर, आपने देखा होगा। क्वेश्चन 12 है शेक्सपियर या विलियम शेक्सपियर इज नोन मोस्टली फॉर हिज। विलियम शेक्सपियर ने वैसे तो पोइट्री शायरी भी बड़ी लिखी है, लेकिन वो मेन जाने जाते थे अपने प्लेस की वजह से। प्ले या जो ड्रामा वो लिखा करते थे, लाइक रोमियो जूलियट, एज यू लाइक इट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, बहुत सारे लिखे, तो उनके लिए वजह से वो जाने जाते थे। क्वेश्चन 13 है हु हैज अथॉरिटी टू एग्जेम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम ज़कात इन इस्लामिक स्टेट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है बरी करना। तो ऐसा वो किस शख्स के पास इख्तियार होता है कि वो किसी इस्लामिक स्टेट के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर ज़कात देने से बरी कर दे। तो देखो ज़कात जो है ना, अगर निसाब आपके ऊपर आयद हो गई है तो कोई इंसान रोक नहीं सकता आपको ज़कात देने से, आपको ज़कात देना पड़ेगा, उससे आप माफ़ी नहीं मिलती आपको। तो कैलिफ, वली, गवर्नर, इमाम कुछ भी नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दीस हो जाएगा ये। क्वेश्चन 14 है द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इन कंप्यूटर सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन 15 है थर्ड मे इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज। थर्ड मे किस तौर पे मनाया जाता है? देखो लेबर डे जो होता है ना, वो तो फर्स्ट में होता है, थर्ड में हमारा होता है प्रेस फ्रीडम डे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है विच कंट्री फीचर्स अ शिप रैक ऑन इट्स फ्लैग। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था कि किस कंट्री के झंडे में जो है वो शिप रैक बना हुआ है। शिप रैक मतलब टूटी हुई कश्ती, शिप रैक मतलब टूटी कश्ती या कश्ती कह सकते हैं, तो वो बनी हुई है। तो वो जो है ना हमारे पास, तो लाइक 4 ऑप्शन है, बरमूदा, डेनमार्क, रशिया, चाइना। तो डेनमार्क का अगर आप फ्लैग देखेंगे तो डेनमार्क का फ्लैग तो लाइक दैट प्लस टाइप का बना हुआ है बस इसके अंदर, ठीक है, तो ये डेनमार्क का फ्लैग है। चाइना के फ्लैग में तो लाइक इस तरह से, और स्टार्स हमारे पास इस तरह से बने हुए, सिर्फ स्टार्स है इसमें, तो जैसे स्टार मिलता है, मतलब डेनमार्क में आपको सिर्फ क्रॉस मिलता है और इसमें सिर्फ स्टार मिलता है चाइना में। रशिया का फ्लैग आई थिंक वो जस्ट एक इस तरह से ट्राई कलर है, मतलब हॉरिजॉन्टल 3 स्ट्राइप्स हैं, डिफरेंट कलर्स मुझे याद नहीं आ रहे, बट रशिया का इस तरह से। तो रशिया का जो फ्लैग है वो ट्राई कलर है। तो पहली बात तो अगर ये 3 फ्लैग आपको पता है तो तीनों तो नहीं है, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम चल सकते हैं, तो ये तीनों मशहूर कंट्री है। बरोदो जो कंट्री है, बरमूदा इज एक्चुअली अ कैरिबियन नेशन, कैरिबियन कंट्री है साउथ अमेरिका में, तो कैरिबियन कंट्री है साउथ अमेरिका में। इसका नक्शा जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको नक्शा कह रहा हूँ सॉरी, फ्लैग जब आप देखेंगे तो उसमें ये नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द फ्लैग ऑफ बरमूदा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर पर आपको यहाँ पर एक शिप रैक जो है वो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, एक टूटी हुई कश्ती आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये लाइक दैट है। और ये जो बना हुआ है दिस इज यूनियन जैक बना हुआ है। यूनियन जैक तो अक्सर जो ऐसे तमाम इलाके जो कभी यूके की टेरिटरी रहे हैं उनमें अक्सर आपको ये यूनियन जैक जो यूके का एक सिंबल है, फ्लैग सिंबल, तो वो दिखाई देता है। बाकी इसके अंदर जो है वो यूनियन जैक के साथ साथ एक शिप रैक भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको आराम से आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन 17 है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक। 1000 झीलों की सरजमीन किसे कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड जो कि एक स्कैंडिनेवियन नेशन है यूरोप के अंदर, सॉरी नॉट स्कैंडिनेवियन नहीं है, जैसे कि यूरोप के अंदर है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है फिनलैंड। बहुत सारी झीलें इसके अंदर है। क्वेश्चन 18 है विच वेयर इज राकापोशी पीक। राकापोशी जो है वो माउंटेन है, पहाड़ है, तो स्नो कैप माउंटेन होता है राकापोशी, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। इसी को हम लोग कहते हैं, जो गर्ल्स वगैरह ने अगर पढ़ा है ना, लाइक एक नॉवेल है काराकोरम का ताजमहल, शायद निम्र अहमद ने लिखा इसको है, तो इसमें उन्होंने राकापोशी का तस्करा किया। अगर वो पढ़ा होगा तो शायद अच्छी तरह से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, वरना तो नॉलेज होनी चाहिए। तो राकापोशी पीक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में किस जगह पर मौजूद है, कौन सी वैली में मौजूद है? तो नगर वैली, तो नगर वैली एक हमारे पास है, डी ऑप्शन, जहां पर राकापोशी पीक जो है वो मौजूद है, ठीक है। बाकी दयामीर जो है ना, दयामीर में तो हमारे पास नांगा पर्वत जो है ना वो आपको दयामीर में मिलता है। और अस्तूर के पास जो है वो आपको, अस्तूर पे आपको केटू माउंटेन जो है ना वो अस्तूर के आगे आपको मिलता है इस वैली में, ठीक है। तो नगर में आपको मिलेगा हमारे पास राकापोशी, ठीक है, जो कि एक पहाड़ है। 19th है द स्टेट स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और चाहिए राकापोशी पीक जो है ना काराकोरम का ताजमहल कहते हैं इसलिए कि ये हमारा जो है वो काराकोरम रेंजेस के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन 19 स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज आल्सो नोन एज। यूनिवर्स की स्टडी किसे कही जाती है? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को जैसे कि हम लोग कॉस्मोस कहते हैं, तो स्टडी यूनिवर्स हमारे पास होती है दिस इज कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस की स्टडी। कॉस्मो मतलब जो है वो यूनिवर्स और लॉजी मिस हो गया स्टडी, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। उर्दू में हम कहते हैं कोनियात। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से किसको दुनिया के फेफड़े कहा जाता है? चूंकि लंग्स ऑफ वर्ल्ड इसलिए कि जो बहुत ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन 20 है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो कि अमेजन एक रेन फॉरेस्ट है, वैसे
जो है वो, वैसे तो अमेज़न हमारे पास एक रिवर भी है, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील वगैरह के एरियाज़ में आता है। तो ये बहुत घने जंगलात हैं जो कि 70% या लगभग इस तरह से इतना परसेंट ऑक्सीजन जो है वो हमारी अर्थ को देते हैं, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो दैट्स वाई अमेज़न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने आपको 60 एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको और पास पेपर्स वगैरह रिक्वायर्ड इवनिंग के टेस्ट के लिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप मुझे जो है वो, आपको अगर केयू के टेस्ट की तैयारी करनी है तो केयू के पास पेपर्स या फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ जो है वो आप मुझसे ले सकते हैं, ताकि आप इवनिंग के टेस्ट को भी अच्छी तरह से कर पाएँ। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट के लिए। जैसे रिजल्ट आता है आई होप सो कि सारे बच्चे जो है वो एटलीस्ट 50% नंबर लाकर इसके अंदर कामयाब हो जाएं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।